एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल बोल सकते हो जिसको कवर करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 25 का अगर एग्जाम की पेपर आपने देखा है तो भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा था। अभी 1-1.5 महीने पहले भैया आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ये है क्या, पूरे भारतवर्ष में इसमें बवाल क्यों मचा है भैया। अगर पूरे भारतवर्ष में ये ट्रेंडिंग टॉपिक है मतलब एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है, तभी तो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। और विश्वास मानो जितना पढ़ाऊंगा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, एक बार पढ़कर जाना, उसके बाहर क्वेश्चन बाबू नहीं बनेगा। बहुत छोटा पीडीएफ है लेकिन एक एक नंबर जुटाने का जंग है। अपना टारगेट अगर मैं बोलूं एग्जाम से पहले आपको जीके में 40 में 22, 23, 24 नंबर मैं दिला दूंगा। हंसते हंसते जो मेहनत कर रहा है बच्चा ना स्वीकार कर लेगा भैया जीके में इतना नंबर ही चाहिए। बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको मैंने बोला है ना, एग्जाम से पहले नोबेल पुरस्कार, रामसर साइट हुआ या फिर आपका इंडेक्स हुआ, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो कोई नहीं दिया है, जिस टाइप पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है वो पीडीएफ मैंने बनाकर आपको दिया है। उसके बाद वक्फ बिल एआई सबमिट हो गया, ये सब मैंने आपको दिया है दोस्त बनाकर। उसके बाद ये तो भाई पढ़कर जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। हालांकि मैंने कंटेंट में बहुत कुछ दिया है लेकिन फिर भी बोले लास्ट 1 महीना में इतना आप आराम से कर सकते हो, ये कर जाना। अभी आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, जितने भी जीके क्वेश्चन आए 75% मैंने दिखाया प्रूफ के साथ कि देखो क्वेश्चन मैंने लड़ाकर दिखाया है बाबू आपके एग्जाम में। और मैंने बोला है अपना टारगेट यही है 40 में 23, 24, 25 नंबर आ जाए तो भैया हर बच्चा खुश हो जाएगा, इतना दिला दूंगा। टॉपिक पढ़ करना, पद्म अवार्ड जीके का जो 3600 क्वेश्चन है ना उसको बस चौथा पार्ट पढ़ना। जीके के 3 बजे वाला क्लास मैंने 1 से 25 क्लास दिया है, घोल कर पी जाना दोस्त, कलेजा निकाल कर क्लास करवाएं। अभी 4 से 5 क्लास और कराऊंगा 16 से पहले। उसके बाद स्टैटिक जीके का बहुत टॉपिक है लेकिन बस इतना पढ़कर जाना। ये सब कुछ आपको मिला होगा मेरे द्वारा हर एक बच्चों को, ठीक है। अगर आपने जीके जीएस बूस्टर का कोर्स भी लिया होगा ना ये वाला, तो आपको करेंट अफेयर के सेक्शन के अंदर देखना या फिर स्टैटिक जीके के अंदर देखना, ये हर टॉपिक आपको वहां पर मिला होगा। या आपने ब्रह्मास्त्र कोर्स भी लिया होगा ना, वहां पर भी आपको सब कुछ मिला होगा दोस्त, ठीक है। चलो एक बार समझते हैं ये है क्या, ये वक्फ बोर्ड है क्या। सिंपल सी बात करूं ना दोस्त, सबसे सिंपल तरीके से बात करूं ये होता क्या है, तो सबसे पहले समझना। देखो कोई भी मुस्लिम आदमी अगर वो अपना संपत्ति दान देता है, मान लो दुकान दान दे दिया या कोई जमीन दान दे दिया, कोई भी संपत्ति अगर कोई मुस्लिम आदमी दान दे दिया ना, दान देने के बाद वो संपत्ति क्या कहलाएगी, तो वो संपत्ति कहलाएगा भैया वक्फ। सबसे पहला बात, एक बार वो संपत्ति वक्फ कहला गई ना, उसके बाद उस संपत्ति को ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह है बाबू आपका वक्फ। इसका बेस आप समझ गए होंगे। जैसे आप देखते होंगे एक इस्लामिक व्यवस्था है जिसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी जमीन, दुकान, मकान, संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए दान करता है। एक बार दान देने के बाद वो जमीन क्या कहलाएगी बाबू, वक्फ घोषित हो जाएगा। उसके बाद ना उसको बेचा या व्यक्तिगत उपयोग में लिया जा सकता है। देखो कोई मुस्लिम आदमी कोई संपत्ति दान दिया, उसके बाद वो जमीन क्या कहलाएगी बाबू, वक्फ कहलाएगी। उसके बाद उस जमीन को ना बेच सकते, ना खरीद सकते, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो जमीन का इस्तेमाल जो है वो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या फिर गरीबों की मदद के लिए किया जाएगा। यह है बाबू आपका वक्फ का कंसेप्ट। अब दूसरी बात समझना, देखो ये इस जो वक्फ का जमीन है ना, इसके लिए बाबू बोर्ड बनाया गया। बोर्ड हालांकि राज्य का और सेंट्रल का जितने भी बाबू जमीन वगैरह है, वक्फ के जो जितना भी जमीन है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है भैया 2 लोग। एक तो भैया सेंट्रल वक्फ काउंसिल और दूसरा राज्य वाला स्टेट वक्फ काउंसिल, ठीक है। और ये दोनों किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों आते हैं बाबू आप सभी का अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी मॉनेटरी अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला बात याद रखिएगा। अगर तीसरी बात करूं बाबू आप सभी का, तो सबसे पहला बात याद रखना, भारत आजाद होने के बाद सबसे पहला जो वक्फ कानून पास किया गया था वो 1954 में किया गया था। 1995 में दोबारा जो है एक अच्छा कानून बनाया गया वक्फ के लिए। अगर एग्जाम में बोले अभी जो बाबू आपका वक्फ कानून चल रहा है,
हमारे देश में जितना भी जमीन है, वक्फ की जमीन है, उसको बाबू किस कानून के तहत उसका पालन हो रहा है? बेस ईयर क्या है? 1995 वाले कानून को ही बाबू लागू किया गया है। यही बाबू आप सभी का जो है वो फाउंडेशन ईयर है, 1995 वाला, 54 वाला नहीं, इसी को अभी पालन हो रहा है। 2013 में ना 52A यानी 52A जोड़ा गया इसमें, और 23 में ना 52A को हटा दिया गया। अब ये 52A है क्या? देखो मान लो ना कोई जमीन है, किसी का जमीन है, ठीक है। अब ये जमीन ना कोई कब्जा कर लिया, मान लो कोई कब्जा कर लिया। अब बाबू क्या होगा? जिसका जमीन था, जिसका जमीन था, अब वो बाबू शिकायत कर रहा है। वो शिकायत कहां करेगा? तो वो शिकायत करेगा भैया वक्फ बोर्ड के पास। ठीक है, देखिए ना सर, मेरा ना जमीन ले लिया गया है, ये कब्जा कर लिया ये आदमी। तो 52A जोड़ा ये गया, और ये बताया गया ना 52A जोड़ने के बाद कि ना जितने भी कब्जा हुआ जमीन, हड़प का जो जमीन रखा गया है, उसका पूरा सुनवाई जो है ना ये वक्फ बोर्ड करेगा। तो इसके लिए बाबू बहुत लड़ाई हुआ। लड़ाई ये हुआ, अगर मान लो इसका जमीन है और ये इंसान कब्जा कर लिया है, और ये इंसान इससे मिल गया है, वक्फ बोर्ड के सदस्य के साथ ये मिल गया है, तो बाबू एक बात बताओ, ये जो वक्फ बोर्ड में जो मेंबर बैठा हुआ है, कभी भी वो इसके फैसले में कभी भी इसके हक में फैसला सुनाएगा नहीं भैया, वो तो इससे मिला हुआ है। तो जो भी ये फैसला देगा वो इसके हक में देगा जो कब्जा कर रखा है, यही ना। तो क्या हुआ ना, 52A जोड़कर पूरा मामले का निपटारा करने के लिए पावर किसको दिया गया? वक्फ बोर्ड को दिया गया। लेकिन इसको लेकर बहुत लड़ाई हुआ, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 2023 में ना 52A जो है, जो ये पावर था वो हटा दिया गया। अब ये पावर कहां चला गया? अब ये पावर इसके पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट के पास ये मामला जाएगा, वहां पर जो है वो फैसला जो है वो पूरी सही तरीके से हो पाएगा। तो 52A को जोड़ा गया 13 में, 23 में हटाया गया, ठीक है। 24-25 में भी बाबू कुछ संशोधन हुआ, इसमें आगे बात करेंगे। अगला बात करें तो क्वेश्चन देख लो थोड़ा बहुत, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो आजादी के बाद मूल वक्फ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखना एक एक चीज, 1954 बता चुका हूं मैं आप सभी को। कौन सा मंत्रालय देखता है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है। एक बार संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद उसे कभी बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ना सेल कर सकते ना ट्रांसफर कर सकते हैं, बता चुका हूं। अब देखो जो इस बार जो वक्फ को लेकर बाबू बहुत सारा लफड़ा हुआ है, मेल लफड़ा क्या है, सरकार ये बोल रही है ना ऐसे बहुत सारे जमीन है वक्फ का ना जो अवैध कब्जा कर रखा गया है। सरकार ये बोल रही है बहुत सारे जमीन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कौन किसका नहीं है, कौन किसका मालिक है नहीं मालिक है, पता ही नहीं चल रहा है। यह सरकार का मेन मुद्दा है। सरकार बोल रही है पारदर्शिता बहुत कम है, तो यह सरकार की तरफ से तर्क दिया गया। अब सरकार क्या बोल रही है, हम संशोधन करेंगे और पूरा जितना भी जमीन है उसका एक बार पूरा सर्वे किया जाएगा। यानी देखो गवर्नमेंट विल सर्वे ऑल वक्फ लैंड, यानी पूरे जमीन का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे करने के बाद उसको डिजिटल रूप से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी अब आपको जितना भी जमीन है उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, सरकार ये बोली है। उसके बाद क्लियर डॉक्यूमेंट्स, अगर वक्फ की जमीन घोषित करने से पहले उसका डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लीन एंड कट क्लियर होना चाहिए, सरकार ये बोल रही है, ठीक है। सरकार का मेन मुद्दा यही है। उसके बाद मैंने ये आपको बता ही चुका हूं कि 52A जोड़ा गया 2013 में, 23 में हटा दिया गया। 52A क्या है आपको समझा चुका हूं। उसके बाद आप सभी समझना जो मेन है बाबू आप सभी का यहां बता ही चुका हूं। निरस्त होने से पहले वक्फ अधिनियम की कौन सी धारा बिना कोर्ट की मंजूरी के वेतन की अनुमति देता है? तो सेक्शन 52A बताया हूं आप सभी को। उसके बाद अधिनियम 25 मुख्य रूप से क्या लाने पर केंद्रित करती है? तो डिजिटल रिकॉर्ड और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संपत्ति रखने के अधिकार संबंधित आपको पता है ना कि अगर धर्म के लिए कोई जमीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 26 में मेंशन किया गया है। अगर अलग बात करूं, अगले टॉपिक की बात करूं बाबू आप सभी का, तो यहां पर बता ही चुका हूं मूल अधिनियम वर्ष का बाबू 1954 वाला। वर्तमान आधार कानून किस पर लागू है? तो वक्फ अधिनियम 1995 में ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
निरस्त प्रधान 52A है बाबू। उसके बाद पूरा जो है वो डिजिटलाइज होगा, ये बता ही चुका मैं आप सभी को, क्लियर। ठीक है, अब कुछ ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। हालांकि बाबू पूरा एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना आप सभी। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखूं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 25 को नया नाम क्या दिया गया। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम बाबू उम्मीद है। जो इस बार नया अमेंडमेंट हो रहा है उसका नाम क्या है? उम्मीद एक्ट। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना सबसे पहला बात, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अगर बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के द्वारा निरस्त किया गया था, तो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। बाबू क्या बोल सकते हैं, गुलाम भारत का ये बाबू अधिनियम था जिसमें बहुत कुछ की कमी थी, तो इसको बाबू हटाया गया। ठीक है, 24 में। अगला क्वेश्चन, वक्फ संशोधन अधिनियम 25 वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव लाता है? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या होता है बाबू? तो याद रखना आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था कि केंद्र और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, ये था सबसे इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या था ना, जो भी वक्फ के मेंबर थे उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, लेकिन अब ना कम से कम नॉन मुस्लिम को भी शामिल करना है, कम से कम 2 लोगों को, यह बोला गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ के रूप में संपत्ति कौन समर्पित कर सकता है, कौन दान दे सकता है? तो कम से कम 5 वर्ष से धार्मिक आचरण करने वाले मुस्लिम व्यक्ति ही जो है वो दान दे सकते हैं, जमीन, दुकान, संपत्ति, जो आगे चलकर वक्फ कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 विरासत अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करता है बाबू? तो याद रखना आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले, कोई भी जमीन वक्फ घोषित होने से पहले ना महिला और बच्चों को उनका वैध उत्तराधिकारी मिल जाए, ताकि किसी के साथ ना अन्याय ना हो पाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यहां पर बोला है वक्फ अधिनियम 25 के तहत वक्फ संपत्तियों पर किस अधिनियम की लागत बढ़ाई गई? तो लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ संपत्ति प्रबंध के लिए किस तकनीकी एकीकरण पर जोर देता है? बताओ। तो याद रखना ये सब क्वेश्चन आने के बाद बाबू नहीं भी पढ़े हो, जो स्टार्टिंग बता दिए हो जाएगा भैया। मेन जो फोकस है ना वो डिजिटलीकरण करना है, वक्फ दस्तावेज पर सार्वजनिक पहुंच। ऑप्शन नंबर हमारा बी, मेन तो टारगेट यही है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, वक्फ संशोधन अधिनियम 25 के तहत विशेष न्यायाधिकरण संपत्ति स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्पेशल ट्रिब्यूनल अंडर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025? मेन मुद्दा क्या है? ऑप्शन सी बाबू आप ना थोड़ा ये कर सकते हैं एलिमिनेट। पहला क्या बोला है? कानूनी मामलों की संख्या बढ़ाना, वक्फ संपत्ति विवादों का शीघ्र समाधान करना, मौजूदा सिविल अदालतों को बदलना, या फिर वक्फ संपत्ति संबंधित आपराधिक मामलों को संभालना। मेन टारगेट क्या है? सरकार क्या बोल रही है? वक्फ संपत्ति विवादों को शीघ्र समाधान करना। अवैध कब्जा बहुत हो रुका है, पता ही नहीं चल रहा है किसका कौन जमीन है, किसका कौन मालिक है। मेन तो टारगेट यही है ना सरकार का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल करने के खिलाफ क्या आलोचना की गई? यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सभी यही बोले, हम बताए ना कि वक्फ बोर्ड में जो है वो नॉन मुस्लिम को भी ऐड करना है मेंबर के रूप में, तो सब लोग बोलने लगे, आलोचना करने लगे, नहीं ये मुस्लिम धार्मिक का जो मुस्लिम समुदाय है उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। सभी बवाल इसी पर टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपके सामने? ऑप्शन नंबर बी, वक्फ प्रबंध में पारदर्शिता और दस्ता बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 2024 में। ठीक है, जगदंबिका पाल 31 मेंबर का बाबू एक कमिटी बना और वैसे दिन असोई सब कोई शामिल था। उसके मेन हेड कौन थे? जगदंबिका पाल। ये पीडीएफ में सब डाल दिया हूं। उस कमिटी के जो हेड थे, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त समिति का कार्यदेश क्या था बाबू? तो इनका मेन जो था ना विधेयक की जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ द ज्वाइंट कमिटी? ज्वाइंट कमिटी जो बना था 31 लोगों का, उसका हेड कौन था? जगदंबिका पाल। जो पता है इसका मेन इनका लोग का कमिटी का मेन काम क्या था? विधेयक की जांच करना और रिपोर्ट जो है वो पेश करना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? संयुक्त समिति को जनता और हितधारकों से कितने ज्ञापन जो है वो प्राप्त हुए थे? तो 97,27,772। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? वक्फ विवादों के लिए अपील प्रणाली शुरू करने का सुझाव किस संगठन ने दिया था? तो सबसे पहले बाबू सुझाव दिया गया था ऑल इंडिया पसमानंद मुस्लिम महाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? परामर्श के दौरान संयुक्त समिति ने कितने हितधारकों के साथ बातचीत की थी बाबू? तो 284। डाटा याद रखना है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक की कितनी धाराओं में बदलाव की सिफारिश की है? टोटल 44 धारा था, 19 में जो है वो बदलाव का पेशकश रखा गया आउट ऑफ 44। आंसर क्या होगा? 19। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा सुधार प्रस्तावित किया गया था? तो क्या किया गया था? अतिक्रमण के लिए कड़े दंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर पुराने मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 की प्रमुख आलोचना क्या थी? जो पुराना जो गुलाम भारत में जो बाबू वक्फ नियम बना था, एक्ट बना था, अधिनियम, उसमें मेन बाबू कमी था, बहुत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सही नहीं था। तो ऑप्शन देख लो कहां पर होगा। यह बहुत अधिक प्रदर्शित था, पुराने नियम के कारण इसमें भ्रम पैदा हो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या था ना, बहुत कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर नहीं था। ठीक है। मेन क्या था? पुराने नियमों के कारण इसमें भ्रम पैदा हो रहा था। तभी तो भ्रम पैदा होगा, तभी तो चेंज किया गया। वरना अगर भ्रम पैदा नहीं होता, सबको डाउट क्लियर होता, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ता क्यों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संघ समिति की रिपोर्ट संसद के समक्ष कब प्रस्तुत की गई? तो 13 फरवरी 2025 को। यह मैंने आपको एक वीडियो कराया। पीडीएफ ना एक बार दोस्त, एक बार शुरू से लेके अंत तक पीडीएफ को रीड कर लेना। पीडीएफ मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग दिया है। अगर आपके पास नहीं है ना, तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, जहां से आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं इस कंटेंट का पीडीएफ। लेकिन बाकी मैंने जितना आपको बताया है, उतना बहुत ईमानदारी से पढ़कर जाना एग्जाम से पहले। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।